हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके एमए प्रीवियस के प्रथम प्रश्न पत्र सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में से प्रथम यूनिट के एक टॉपिक सामाजिक संरचना के बारे में बात करने जा रहे हैं। सामाजिक संरचना समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। यदि हम संरचना को देखें तो संरचना का अर्थ किसी भी बनावट या ढांचे से लिया जाता है। जैसे कि हम किसी इमारत की संरचना को देखते हैं तो उसमें दीवारें हैं, फर्श है, छत है, इस प्रकार से उसका एक ढांचा खड़ा होता है। जब हम सामाजिक संरचना को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें व्यक्तियों के बीच के जो संबंध हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जब हम सामाजिक संरचना की बात समाजशास्त्र में करते हैं तो यह हमें एक केंद्रीय अवधारणा के रूप में दिखाई देती है। अब हम यह भी देखते हैं कि यह एक जटिल अवधारणा है जिसके अंतर्गत हम यह पाते हैं कि जिस प्रकार से एक सावयव या एक शरीर जो है उसके अंदर एक संरचना होती है, उसके विभिन्न अंग जो हैं वो इकट्ठे होकर एक व्यवस्था को बनाते हैं, उसी प्रकार से संरचना जो है वो होती है। शरीर को जीवित रखने के लिए जिस प्रकार से उसके अंगों का चलायमान होना आवश्यक है, उसी प्रकार से संरचना को बनाए रखने के लिए उसकी निरंतरता जो है वो आवश्यक होती है। और अब आप ये जान चुके हैं कि 19वीं शताब्दी के उद्विकासवादियों में हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं उन्होंने इस संरचना की जो अवधारणा है उसको जैविकीय सावयव के रूप में हमारे सामने रखा। जब हम इसका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण देखते हैं तो हम देखते हैं कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, जो हमारे प्रारंभिक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इसे किस प्रकार से हमारे सामने रखा और समझाने का प्रयास किया। इमाइल दुर्किम इसे सामाजिक तथ्य के रूप में देखते हैं कि सामाजिक तथ्य जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में हमारे सामने है और यह समाज के उन कारकों और शक्तियों को सामाजिक संरचना के रूप में देखते हैं जो कि इसे निरंतरता प्रदान करते हैं। जब हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो रैडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की जो है उसका उल्लेख आवश्यक रूप से हम करते हैं। ब्राउन ने दुर्किम के ही बात का या उपागम का अनुकरण किया और उन्होंने कहा कि यह सामाजिक संरचना सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। समाज की विभिन्न इकाइयां अपनी गतिविधियों से संरचना को विकसित करती हैं और उसकी निरंतरता को बनाए रखती हैं। इसी बात को मेलिनोवस्की आगे बढ़ाते हैं और वे कहते हैं कि सामाजिक संरचना में शिक्षा, कानून, विज्ञान, जादू और धर्म जैसे तत्व होते हैं। ये व्यक्तियों की जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ब्राउन दुर्किम की तरह व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं, जबकि मेलिनोवस्की संपूर्ण सामाजिक संरचना को व्यक्ति की आवश्यकताओं से जोड़कर देखते हैं, लेकिन दोनों ही सामाजिक संरचना की निरंतरता पर जोर देते हैं। इसके बाद यदि हम विल्फ्रेड परेटो को देखें तो वे कहते हैं कि समाज जो है अनिवार्य रूप से विभिन्न भागों से बना हुआ है और हम इसे इसी आधार पर देखते हैं जिसका आधार यांत्रिकी है। और यह भी वे कहते हैं कि यदि इसके एक भाग में परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तन आ जाता है तो यह संपूर्ण सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। यहाँ पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो रॉबर्ट मर्टन की बात करना बहुत आवश्यक हो जाता है संरचना के रूप में, जिन्होंने व्यवस्थित रूप से संरचना को प्रकार्यवाद के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि कोई भी सामाजिक संरचना तब तक जीवित नहीं रहती है जब तक उसके विभिन्न अंग अपनी गतिविधियों को बनाए नहीं रखते हैं। जैसे कि हम अगर सावयव की बात करें तो हमारे शरीर के विभिन्न अंग जब तक सुचारू रूप से काम करते हैं तब हमारी संरचना बनी रहती है। अगर एक भी अंग बीमार हो जाता है तो हम जो है सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते, शरीर बीमार हो जाता है। इन गतिविधियों को मर्टन प्रकार्य कहते हैं और वे कहते हैं कि ये गतिविधियां संरचना को स्थायित्व और निरंतरता देती है और इसी कारण से मर्टन का जो सिद्धांत है वह संरचनात्मक प्रकार्यात्मक के नाम से जाना जाता है। हम यह भी देखते हैं कि
इन समाजशास्त्रियों के अलावा मानव शास्त्र में भी संरचना का प्रयोग किया गया है। जहाँ समाजशास्त्र में इसके विकास की बात करते हैं तो स्पेंसर वो पहले व्यक्ति थे और स्पेंसर के बाद हम मर्टन तक संरचना की बात करते हैं। जब हम संरचना को और विस्तृत रूप में देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि इसमें सामाजिक अंतःक्रियाएं और सामाजिक संबंध होते हैं जो कि लंबी अवधि तक चलते हैं। जैसा कि रेडक्लिफ ब्राउन ने भी हमें कहा कि संरचना की इकाइयां जो हैं वह व्यक्ति होते हैं और व्यक्ति जो है वो सामाजिक व्यवस्था में किसी न किसी स्टेटस, किसी न किसी परिस्थिति पर काम करता है। यह स्टेटस पिता का, अध्यापक का, दुकानदार का, मित्र का, माँ का, पत्नी का, किसी का भी हो सकता है। और इन परिस्थितियों या स्टेटस के बीच में जो सामाजिक संबंध होते हैं वे संबंध ही संरचना कहलाते हैं और इन संबंधों में निरंतरता या स्थायित्व होना बहुत आवश्यक है। जब हम यह देखते हैं कि सामाजिक संरचना जो है वो यूरोप और अमेरिका में किस प्रकार से विकसित हुई या किस प्रकार से उसको समझाया गया, तो दो व्यू जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। एक यूरोप के संरचनावादियों का जो कहते हैं कि संरचना का मूल आधार मनुष्य के विचार और भाषा है। दूसरा अमेरिका या ब्रिटेन के संरचनावादियों का जो कि व्यक्तियों के बीच में होने वाले सामाजिक संबंधों को संरचना के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से हम सामाजिक संरचना को समझ सकते हैं और यह मान सकते हैं कि सामाजिक संरचना जो है वो कितनी ज़्यादा आवश्यक है। इसी क्रम में हम SF नेडल के विचारों को देखने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में यह कहा कि संरचना का कोई भी लचीला या ढीला ढाला प्रयोग जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि संरचना का जो तात्पर्य है वो विभिन्न भागों की व्यवस्थित रूप से बनावट से है, जमावट से है। यह बनावट जब बदलती रहती है तो सापेक्षिक रूप से तो कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन इसके जो है विभिन्न भाग बदलते रहते हैं, पर हमें ऊपर से यह बनावट वैसी की वैसी ही दिखाई देती है। किसी भी समाज की एक निश्चित सीमा होती है जिसमें लोग या सदस्य पाए जाते हैं, यह स्पष्ट है। उसमें एक समाज के लोग होंगे या दूसरे समाज के, और उसी समाज के मानदंडों, मूल्यों, रीति रिवाजों के अनुसार लोग व्यवहार करते हैं। इन व्यवहारों का जब अमूर्तीकरण कर दिया जाता है और जो शेष बचता है वह संरचना कहलाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए समाज के आर्थिक भाग में बदलाव आता है तो भी समाज की ऊपरी संरचना वैसी की वैसी बनी रहती है, इसलिए इसको निरंतरता और स्थायित्व के साथ देखा जाता है। संरचना के विभिन्न भागों में शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं जो हैं वह पाई जाती हैं। तो सामाजिक संरचना की जब बात करते हैं, इतना पुराना यह अवधारणा चली आ रही है, लेकिन फिर भी नेडल कहते हैं कि यह अवधारणा अभी भी परीक्षण के काल से गुजर रही है और इसको एक सर्वमान्य परिभाषा के तहत हम नहीं समझ सकते। इसके अंतर्गत जहाँ एक ओर आनुभाविक सामाजिक संबंध सम्मिलित हैं तो दूसरी ओर भाषा और विचार भी सम्मिलित हैं। जब हम विचारों और भाषा की बात संरचना में करते हैं या उनको संरचना का अंग मानने लगते हैं तो हम नव संरचनावाद, नियो स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम संरचना की अवधारणा या उसके अर्थ को समझ सकते हैं।